आएगा तो चड्डी पहन के शाखा में खड़े हो जाता है। इस देश का मुस्लिम भाई अपने 4 साल के बच्चे को मदरसा में भेजता है, वो उसके हाथ में कुरान देता है, उसको बताता है कि बेटा ये तेरे जीने और मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। उनके मस्जिदें चलते हैं, उनके मदरसा चलते हैं, उनके कॉलेज चलते हैं, स्कूलें चलते हैं, दवाखाने चलते हैं, ITI चलते हैं। उस कौम का आदमी कचरा चुनने वाला भी रहेगा तो उसको सामाजिक प्रोटेक्शन मिलता है। क्रिश्चियन भाइयों को देखिए, उनके 6 साल की लड़की से लेकर 16 साल की लड़की नन बन जाती है, वो समाज के लिए काम करना शुरू करते हैं, उनके चर्चेस चलते हैं, उनके स्कूल है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है। वो अपने बच्चे को बताते हैं बेटा ये बाइबल है, तेरे जीने भरने का साधन है। बौद्ध भाई जिनको पानी नहीं पिलाया जाता था, जो बाबा साहब की सोच को लेकर खड़े हैं, वो अपने बच्चे को बोलता है बेटा ये बुद्ध और उसका धम्म है और ये बाबा साहब है, ये प्रेरणा लेके तेको जीना है, यही प्रेरणा लेके तेको मरना है। उनके बौद्ध विहार है, उनका सेंटर चलता है। नागपुर के दीक्षा भूमि से जो ऑर्डर निकलता है, देश के पूरे दलित बौद्ध भाई उसको मानते हैं। किसी ने आपको पूछा कि आपके समाज का चालक पालक और मालक कौन है, क्या जवाब दोगे तुम? किसके विचारों पे चलता है ये समाज? कौन तुम्हारे रहनुमा है, कौन तुम्हारे संरक्षक है? तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछेगा कि मैं कौन हूं इस देश में, मेरा इतिहास क्या है, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, क्या दोगे तुम? तुमको पूछेगा मैं कौन सी किताब पढ़ूं। एक किताब भी दे नहीं सकते हम अपने बच्चों को, यह हालत है हमारे समाज की। ये मैयत में 100 लोग दिखाई देते हैं और शादी में 1000 लोग। कोई बाबा आएगा तो लाखों आदिवासी जाते हैं, लेकिन समाज पर कोई बात होती है 1000 भी नहीं दिखाई देते हैं। कैसा समाज है ये? इतना बेईमान समाज। हम अपने ही शहीदों के साथ में, अपने ही भगवानों के साथ में बेईमान हो गए हैं। हम खुद गद्दारी कर रहे हैं, किसी दूसरे की तरफ उंगली करने की जरूरत नहीं है। साथियों, पूरे देश में सबसे ज्यादा नजर आदिवासियों पर है। पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान में आदिवासी रहते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थोड़ी 10 मिनट बात करेंगे, आप सुनेंगे कि नहीं? हाँ, पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान में आदिवासी रहते हैं। दादा, नेपाल बोलता है कि नेपाल में आदिवासी रहते हैं। बांग्लादेश बोलता है कि बांग्लादेश में आदिवासी रहते हैं। और ये तीनों देश भारत से निकले हुए हैं, लेकिन भारत नहीं बोल रहा है कि भारत में आदिवासी रहते हैं। ये अभी भी सरकार ने हलफनामा भेजी है संयुक्त राष्ट्र संघ में कि भारत में आदिवासी नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं है, इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारी नागरिकता खतरे में आ गई है। तुम जो छाती ठोक के बोलते थे कि हम नागरिक नहीं मालिक है, अब तो तुम पूरे खत्म हो गए हो। कैसे बचाओगे अपने कौम को? क्या तरीका है? नेतागिरी करने से बच जाएगा समाज? विधायक बना देते, चीफ मिनिस्टर बना देते, चलो क्या करेंगे? अरे अभी तो राष्ट्रपति है ना अपनी आदिवासी। मणिपुर में जब कांड हुआ तो वहां की राज्यपाल भी आदिवासी थी और राष्ट्रपति भी आदिवासी। क्या उखाड़ लिए? क्या किए? तुम्हारी मां बहनें वहां पे लेडीज राज्यपाल, लेडीज राष्ट्रपति और लेडीज को ही नंगा घुमाया जाता है आदिवासियों को। इससे ज्यादा बड़ा तमाशा और क्या देखना बाकी है हमारे लिए? क्या बनोगे तुम? राष्ट्रपति से बड़ा पद मिल सकता है? क्या करोगे तुम? एक विधायक के पद के लिए हम एक दूसरे से लड़ते चले जाते हैं। मेरे साथियों, हम चारों तरफ से फंस गए हैं। अभी इस समाज को जाल में फंसा दिया गया है। याद रखना, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए
तो हमको कोई पूछेगा नहीं इस देश में। कौन से गुमान में है, मैं ये पार्टी में हूं, मैं ये संगठन में हूं, क्या उखाड़ लेगा तू? अबे तेरे बच्चे के साथ जो होने वाला है, तेरे समाज के साथ, तेरी कौम के साथ जो होने वाला है, उसको दूर रख के बात मत कर, उसकी सच्चाई को समझ के बात कर। हमारे लोगों को समझता नहीं, क्योंकि हमारे लोग सोचते नहीं है, गंभीर नहीं है। हम लोग काम करने से शर्माते हैं समाज में। हमारे बड़े बड़े लोगों को, ऑफिसरों को समाज के बीच में आने को, बैठकर बात सुनने को उनको शर्म आती है, अपनी जात छुपाते हैं, पीछे में फोटो लगाते हैं सावरकर का, विवेकानंद जी का फोटो लगाते हैं, पीछे फोटो लगाते हैं गांधी जी का। टंटा भील का फोटो क्यों नहीं लगाते, बिरसा मुंडा का फोटो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि डरते हैं। हमारे ऑफिसरों की हालत बना दी है इन्होंने, कभी भी किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर हो सकता है। ये पार्टी का कार्यकर्ता तो भी अच्छा रहता है, ऐसे बुरे हाल आदिवासी अफसरों के और कर्मचारियों के बना दिए गए हैं। मैं आपके बीच में आया ये उम्मीद से आया कि आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, आप भगवान टंटा भील के खून के लोग हैं, आप भगने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं, आप समाज के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, ये उम्मीद से मैं आया। मैं देश के हर आदिवासी कौम में जाता हूं, हर जगह मैं उनसे यही बात कर रहा हूं कि भाई क्या किया जाए, किस तरीके से जिया जाए, हमारी जनरेशन को जिंदा रखने का क्या फॉर्मूला होगा। कोई बात नहीं कर रहा है, सब कंफ्यूज बैठे हैं, ऐसे से जमेगा नहीं। नवल दादा, ऐसी 10 मीटिंग भी आप कर लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग दौड़ोगे, भागोगे, इसको जमा उसको जमा, नहीं। आपको दिमाग का कारखाना खोलना पड़ेगा, विचारों का कारखाना खोलना पड़ेगा, घर घर में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी समाज की बात कर सकता है। पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज को धोखा दिए हैं। जितने ऑफिसर है वो पूरे आरएसएस को चंदा देते हैं और कोई दूसरे संगठन को चंदा दे देंगे, लेकिन समाज के लिए कोई ऑफिसर सामने नहीं आता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। जिस टंटा भील ने उसको नौकरी दिया, जिस टंटा भील ने उसको जिंदा रखा, इस देश में पहचान दी, जिस टंटा भील ने उसको जमीन दिया, जीवन दिया, वो टंटा भील के आंदोलन को चलाने के लिए उसके जेब से 10 रुपए नहीं निकलते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में शहीद हो गया। रात भर चमड़ी निकाल रहे थे बिरसा मुंडा की और बोल रहे थे कि बोल, तू ये देश का मूल मालिक नहीं है, तू लिख के दे दे, तू आदिवासी नहीं है, हम तेरी फांसी की सजा माफ कर देते हैं। रात भर चमड़ी निकाली गई उसकी। आपको एक चिमटी लगती है तो कैसा तिलमिला जाते हो आप। कौम के खातिर रात भर तड़पते रहा बिरसा मुंडा। मर गया लेकिन बोला नहीं, साइन नहीं किया और आखिरी तक बोला मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी रहूंगा। 16 साल की उम्र में भगवान टंटा भील का न्यूज पढ़ा था ब्रिटिश टाइम में बिरसा मुंडा ने। 16 साल की उम्र में रांची में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश टाइम करके एक अखबार आता है, उसमें न्यूज छपी थी कि ये रॉबिन हुड जो है, इंडियन रॉबिन हुड हैड केज बाय द पुलिस फोर्सेस, यानी उसको अरेस्ट कर लिए थे टंटा मामा को और उसको फांसी की सजा होने वाली है। ये जब न्यूज बिरसा मुंडा ने पढ़ा 16 साल की उम्र में, तो बिरसा मुंडा ने बोला भगवान मैं आपके अधूरे मिशन को पूरा करूंगा। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला नहीं था बिरसा मुंडा, वो झारखंड का रहने वाला था। झारखंड के बिरसा मुंडा ने भगवान टंटा भील से प्रेरणा ली, लेकिन मध्य प्रदेश का आदिवासी भगवान टंटा भील की प्रेरणा से दूर भाग रहा है, घबरा रहा है। वे गणपति बिठाता है, बिरसा मुंडा टंटा भील के पुतले, बिरसा मुंडा के पुतले नहीं बिठाते हो, जम के पैसा खर्चा कर देते हो।
तुमको पहचानेगा कौन? तुम आदिवासी हो। तुम्हारी औकात क्या है? थोड़ा निकालो, टंट्या भील को अलग कर दो तुम्हारे समाज से, और देखो तुम्हारी देश में और विश्व में क्या औकात है, क्या पहचान है अपनी। अपने को कोई नहीं पूछेगा। आज के दिन जो अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की आपने बात रखी दादा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब आदिवासियों के बारे में बोलने को डर रहे हैं लोग, क्योंकि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री ने अभी तक के संसद पे एक शब्द नहीं बोला, तो भी किसी ने उनका कुछ नहीं उखाड़ लिया, क्योंकि मामला आदिवासियों का था। किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब चुपचाप थे, अपने लोग भी चुपचाप थे। ऐसी परिस्थिति में आप कौन से स्टेज पे आ गए हैं? हमारे समाज के लोग, हमारे लिए कौन सा खतरा बढ़ गया है? हमारे जिंदा रहने की आखिरी लड़ाई है मेरे भाइयों। अब तो तुम्हारे यहां की भी जमीन जा रही है, यहां की भी जमीन जाएंगी ग्रेनाइट प्रोजेक्ट के लिए, पत्थरों के लिए। यहां से कम ये लोग 25,000 हेक्टेयर जमीन तुम्हारी ले लेंगे, और 25,000 हेक्टेयर जमीन से तुम्हारा ये जो सोंडवा एरिया है, यहां से कम नहीं कुछ तो 42,000 परिवार हमेशा के लिए विस्थापित हो जाएंगे। क्या कर लिया हमने? ये ऑर्डर है क्या? मैं बोला और आप ऑर्डर दिखा रहे हैं। ये ऑर्डर है बोलते हैं। 33 गांव गए हैं दादा, 74 गांव की लिस्ट है। दूसरा ऑर्डर दिखाता हूं मैं आपको। आप तो सिर्फ 33 देख रहे हैं, ये तो न्यूज रील है। पिक्चर तो बाकी है। जमीन आदिवासी की, खनिज आदिवासी का, लेकिन टाइल्स की फैक्ट्री है किसी और की। जमीन आदिवासी की, उसमें कोयला आदिवासी का, लेकिन कोयले की खदान किसी और की। जंगल आदिवासी का, सागवान के झाड़ आदिवासियों के, लेकिन आरा मशीन किसी और की। हमारे लोगों को सिर्फ भगाने की और डराने वाली वस्तु बना दी है इन्होंने। अगर जिंदा रहना है, सही में जिंदा रहना है इस देश में, तो एक जगह आए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। और ये संगठन वाली भाषा छोड़ो, केवल मिशनरी भाषा करो। तुम कोई भी पार्टी में होंगे, किसी भी संस्था में होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। समाज के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के दिन आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 22 तारीख है, शायद आपको मालूम नहीं। 22 तारीख के दिन पहला हलफनामा निकाला था भगवान टंट्या भील ने, 22 सितंबर के दिन। ग्राम सभा जिसको बोलते ना आप लोग, ये ग्राम सभा, 1 लाख ग्राम सभा का मालिक था टंट्या भील। 1 लाख। भारत में नहीं, विश्व में ऐसा आदमी नहीं है जिसने पूरी व्यवस्था के खिलाफ में अपने आप को खड़ा कर दिया। जब भगवान टंट्या भील को गिरफ्तार किया गया, तो उनको बताया कि भैया ये तेरी बहन है, तेरा भांजा है। उनको पहचान नहीं पाया टंट्या भील, क्योंकि 22 साल के बाद में अपनी बहन, जो उसकी जवान थी कभी, वो बूढ़ी हो गई थी। जो भांजा उसका छोटा था 1 साल का, वो जवान हो गया था। वो भी टंट्या भील को नहीं पहचान पा रहे थे। ऐसी हालत किन लोगों की होती है? आप अपने बेटे को बोला मेरे लिए फांसी की सजा ले ले। आपकी लड़ाई जो आपका बेटा नहीं लड़ सकता, जो आपका सक्का खून का आदमी नहीं लड़ सकता, वो लड़ाई भगवान टंट्या भील ने हमारे लिए लड़ा है। आखिरी वक्त जब भगवान टंट्या भील को बोले, तो आप किसको देखना चाहते हो? तो उन्होंने बोले, टंट्या भगवान ने बोला, मैं अपने भगवानों को देखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने उसके सामने ब्रह्मा की फोटो लाई। तो टंट्या भील ने बोला, ये भगवान नहीं। फिर अंग्रेजों ने उनके सामने और कोई दूसरे भगवान की फोटो लाए, बोले ये भी भगवान नहीं। फिर जीसस क्राइस्ट की फोटो लाए, बोले ये भी भगवान नहीं। और बाकी फोटो लाए, बोले ये भगवान नहीं। तो भगवान कौन? तो बोले मैंने जिनके लिए जिया, जिनके लिए मैं मरने वाला हूं, वो मेरे भगवान, यानी मैं आखिरी समय मेरे समाज को देखना चाहता हूं। ऐसी बात किसने किया है इतिहास में? तुम्हारे खातिर, हमारे खातिर।
यह है मिशन। ये टंटा भील का मिशन है, बाबूराव शर्मा के का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है, तिलका मांझी का मिशन है, बिरसा मुंडा का मिशन है। ये हमारे शहीदों के विचारों का मिशन है। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं। समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए ये मिशन बनाया है। नेताओं के विचारों से समाज नहीं बचेगा, समाज शहीदों के विचारों से बचेगा। कोई नेता कोई पार्टी हमारे बारे में सीरियस नहीं है। गलत फहमी में मत रहो और कसाई से जान की भीख मत मांगो, आप बचने वाले नहीं हो। बचना है तो लड़ना ही पड़ेगा तुमको, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और इतिहास गवाह है, चाइना में जैसे मारा गया, जापान में जैसे मारा गया, और ये वर्तमान सरकार को हिटलर से ले रही है, जैसे जर्मनी में मारा गया वैसे इस देश में आदिवासियों को मारा जाएगा। और ये परिस्थितियां और ये चित्र बनाने में ये लोग सक्सेस हो गए हैं। आदिवासियों को एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है कि अगर वो अपने अधिकारों की भी बात करेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमने समाज की बात की है। बहुत अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या किया जाए, कौन से रास्ते से चला जाए, कौन सा रास्ता हमारी कौम को बचा सकता है, कौन सा रास्ता हमारी लड़ाई के लिए सही रहेगा। ये बात खुलेआम नहीं होगी, ये बात बंद कमरे की है। आप तमाम लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी बात को सुने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे जाते जाते दो सवाल करके जाता हूं। आज जैसे हम लोग संगठन में बटे हैं, पार्टियों में बटे हैं, इसके आधार पे आदिवासी अपने आप को बचा पाएगा क्या? हो या नहीं? अगर आपको बचना है तो सामाजिक रूप से एक जगह आना पड़ेगा, अपना एक मिशन खड़ा करना पड़ेगा। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए यह प्रश्न बहुत गंभीर है। ऐसी भयानक परिस्थिति किसी दूसरे कौम के साथ में नहीं है जो आपके साथ में है। मेरे लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आज के दिन हम लोग पूरे समाज को लेकर एक अलग मंथन की तरफ जा रहे हैं। ये किसी चुनौती से कम नहीं है हमारे लिए, आपके लिए। आज का दिन, जिस समय आप लोगों ने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, मेरी नजर में आप तमाम लोगों से विनती है कि आप लोग जो बताई गई बात है, जो बताया गया परिस्थिति है, उसकी सच्चाई को समझो, उन बातों को समझो और आगे का रास्ता आप लोग बना लो। मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं, आप लोग एक गंभीर माहौल में समाज को सोचने की कोशिश करो। एक गंभीर माहौल बना के हम समाज में काम करें। कोई रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं क्या? कोई रास्ता हम लोग अपने समाज के लिए बना सकते हैं क्या? ये बात आप लोग दिमाग में रखिए। मैंने जो बात आपको बताई है उसमें थोड़ी भी गलत बात अगर मैंने आपको बताया होगा तो मैं गुनाहगार हूं। अगर उन परिस्थितियों में हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता या कोई मार्ग बचता है तो आप लोग बताइए। आज के दिन हम सब लोग एक अच्छे माहौल में सोचना शुरू कर रहे हैं। सार्वजनिक रूप से जिस बात को हम लोग रख नहीं सकते हैं, उन बातों को मैंने रोका हूं। जो बातें आपसे मैं सार्वजनिक रूप से कर सकता हूं, उन बातों को रखने की कोशिश किया। कोई बात मेरी आपके दिल पे लग गई होगी या बुरी लगी होगी तो उसके लिए माफी। लेकिन मैं जाते जाते आपको पूछना चाहता हूं, आप लड़ना चाहते हो या भागना चाहते हो? साथियों, एक बात तुम्हारे दिमाग में और डाल देता हूं
कि इस देश में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया है।